नमस्कार, आप सभी का राम गुलाम राग ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बुद्धि या इंटेलिजेंसी से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोग बुद्धि क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बुद्धि को 3 पक्षों में बांटा गया था। पहला कार्यात्मक पक्ष, दूसरा संरचनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। जिससे हमने पहले जो पक्ष था कार्यात्मक पक्ष, उसमें बुद्धि क्या है, बुद्धि के अर्थ और परिभाषा के बारे में देखा था। जैसा कि हमने देखा बुद्धि के अर्थ और परिभाषा के दृष्टिकोण से पहले बुद्धि को परिभाषित करने का जो कार्य था वो व्यवहारिक रूप से था, यानी कि उस व्यक्ति की कार्य क्षमताओं को देख के उसके आकलन करके हम उसकी बुद्धि के बारे में वर्णन करते थे। जैसे कहने और सुनने वाला जो व्यक्ति होता था वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाता था कि उसका क्या तात्पर्य है, लेकिन उसके गहरे और गूढ़ विचारों को समझने और समझाने का प्रयास नहीं कर रहा था। लेकिन हमने देखा 1904 में एक फ्रांस में घटना घटी। उस घटना के उपरांत वहाँ के जो जनशिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक विचार दिया कि हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर इतनी ज्यादा मात्रा में बच्चे क्यों फेल हुए। इसको जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष बीने थे और जो उनके सहयोगी थे साइमन, थियोडोर और जीन पियाजे। इस सहयोगी की भूमिका निभाए और इन्होंने विस्तृत अध्ययन करके 1905 में अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, यानी कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो एक कारण है उनकी बुद्धिगत विभिन्नता के कारण। यानी कि बुद्धिगत जो क्षमताएं होती है सब में एक समान नहीं है और उन बुद्धिगत क्षमताओं के कारण बच्चे फेल हुए हैं। और तब से मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आने लगा और बुद्धि से संबंधित अपने अपने विचार को प्रस्तुत करने लगे। जिसमें सर्वप्रथम बीने ने ये बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की एक क्रिया है, यानी कि बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से जो कार्य करता है वही बुद्धि कहलाता है। बाद में 1908 में अपने ही परिभाषा में संशोधन किया और उसने कहा बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने तथा समाज में समायोजन करने की एक योग्यता के रूप में है। फिर 1911 में अपने परिभाषाओं में संशोधन करते हुए बुद्धि को और विस्तृत रूप से परिभाषित किया और परिभाषित करते हुए कहा बुद्धि वह है जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, समाज में कहीं ना कहीं एक समतामूलक समायोजन अनुकूलन स्थापित करता है तथा अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता होती है। बाद में एक कमेटी गठित होती है 1921 में। उस अमेरिका में एक कमेटी गठित होती है और वहाँ पे जो कहीं ना कहीं विभिन्न देशों के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इकट्ठा होते हैं और 14 विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया, जिसमें किसी ने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया, किसी ने समाज में अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया, किसी ने अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया और किसी ने बुद्धि को उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। फ्रीमैन इन सारी परिभाषाओं को एकत्रित करते हुए परिभाषा करते हैं बुद्धि से तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, समाज में अनुकूलन स्थापित करने तथा अमूर्त चिंतन करने की एक सामूहिक योग्यता का नाम बुद्धि है। यानी कि अब जो बुद्धि को एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया, यानी कि बुद्धि के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य किया जाता है और समाज में अनुकूलन स्थापित होता है और अमूर्त चिंतन करने की एक योग्यता मिलती है। यानी कि पहले देखा गया, यानी कि बुद्धि किसी एक तत्व से मिलकर बना है, यानी कि हर कार्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से करता है और इस रूप में बीने ने परिभाषित किया। उसके बाद से हमने देखा उसकी श्रृंखलाएं कितनी बढ़ती गई और उसके बाद से बुद्धि को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया और आज तक अभी भी बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया जाता है। जैसे बीने ने एक तत्व से बुद्धि की संरचना को स्वीकार किया और आज 150 से ज्यादा तत्वों को खोज की गई है और विभिन्न तत्वों के आधार पर बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का कार्य किया। पिछले वीडियो में हम लोग बुद्धि के अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बुद्धि के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
बुद्धि के को दो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। एक का नाम आता है थॉर्नडाइक और दूसरे का नाम है गैरेट। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 रूपों में परिभाषित किया है। पहला, यांत्रिक बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बुद्धि कि जैसा कि हमने देखा, बुद्धि एक प्रकार का नहीं है, बुद्धि अनेकों प्रकार का है और उसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया, जिसमें जो थॉर्नडाइक है बुद्धि को 3 रूपों में कहीं न कहीं परिभाषित करते हैं और 3 प्रकार का वर्णन करते हैं, जिसमें अमूर्त बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है और यांत्रिक बुद्धि है। और जो गैरेट है, गैरेट ने भी 3 प्रकारों में बांटा है। गैरेट भी 3 प्रकार बांटते हैं, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बुद्धि के प्रकारों की अगर हम बात करें, 2 लोगों ने कहीं न कहीं वर्गीकरण किया है, 2 प्रकार बताए हैं, एक थॉर्नडाइक के अनुसार और एक गैरेट के अनुसार। ये 2 अलग अलग कहीं न कहीं क्वेश्चन बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, 2 अलग अलग क्वेश्चन बनता है और ऑप्शन दे देता है। गैरेट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण कौन सा था, तो मूर्त के जगह पे अमूर्त कहीं न कहीं यांत्रिक दे देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा, ये थॉर्नडाइक का निकल के आ जाएगा और यहाँ पे यांत्रिक की जगह पे अगर मूर्त दे देगा तो ये गैरेट के अनुसार निकल के आ जाएगा। यानी कि इन दोनों में कहीं न कहीं इधर उधर करके क्वेश्चन बनता है। पहला हम देखते हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार जो प्रकार है वो 3 प्रकारों में बांटा है, यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। इन यांत्रिक जो बुद्धि है थॉर्नडाइक के अनुसार, यानी कि मैकेनिक इंटेलिजेंस, इसमें थॉर्नडाइक जो है परिभाषित करते हुए बुद्धि को कहता है, यानी कि इस प्रकार की जिसके अंदर जो बुद्धि होती है वो कहीं न कहीं यांत्रिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा रुचि लेता है और उसके बारे में जानना चाहता है और कहीं न कहीं उसमें कुछ नवीन चीज़ें स्थापित या नवीन चीज़ों की रचना करना चाहता है। इस प्रकार की जो यांत्रिक बुद्धि अगर किसी व्यक्ति में होता है तो इंजीनियर बनता है और कहीं न कहीं और जो मूर्त चीज़ों के प्रति या यंत्र के प्रति जो आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को बुद्धि अपनाता है और उनके प्रति आकर्षित होता है और उनके बारे में नवीन चीज़ों की रचना करना चाहता है। जो सामाजिक बुद्धि होता है, सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार जो सामाजिक बुद्धि है ये वो बुद्धि कहलाती है जिसमें व्यक्ति जो होता है कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों के आधार पर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है और उन व्यवहार के आधार पे वो अपने आप को समाज का एक लीडर समझता है और समाज को नेतृत्व करना वो कहीं न कहीं उत्तम समझता है। इस प्रकार के जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि जिसमें होती है, वो समाज को कहीं न कहीं नेतृत्व करने का गुण उसमें होता है और ऐसे व्यक्ति नेता बनते हैं और अभिनेता बनते हैं। ये तमाम प्रकार की जो खूबियाँ कहीं न कहीं जिस सामाजिक बुद्धि जिसमें होती है वो अभिनेता बनता है, नेता बनता है और अन्य जो सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं वो कहीं न कहीं बनने का कार्य करते हैं। जो अमूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि यानी कि ये यांत्रिक बुद्धि जो है ये मूर्त बुद्धि के रूप में है और अमूर्त बुद्धि जो है यानी कि जो चीज़ें नहीं होती हैं उसके बारे में कल्पना कर लेना, उसके बारे में जानना और उसको मूर्त रूप देना, ये अमूर्त बुद्धि का कार्य कहलाता है। यानी कि ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है, ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं कवि बनते हैं, कहानीकार बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं और अन्य प्रकार के जो दार्शनिक होते हैं, जो तमाम प्रकार के जो लेखक होते हैं, ऐसी कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से जो गैरेट का है, गैरेट का भी वही है, बस यहाँ पे जो पहला जो यांत्रिक बुद्धि है वो यहाँ पे मूर्त बुद्धि दे दिया है।
यानी कि इस प्रकार के जो मूर्त बुद्धि, जो यांत्रिक बुद्धि है, दोनों एक बराबर है। यानी कि मूर्त चीज़ों के प्रति आकर्षित होना और उसके प्रति अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाना, या जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि होती है वो मूर्त वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, उसके बारे में जानना चाहता है और उसके विषय में नवीन चीज़ें की रचना करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो कुम्हार होते हैं और जो अभियंता होते हैं, जो राजगीर मिस्त्री होते हैं, ये तमाम प्रकार की जो कहीं ना कहीं जो मूर्त चीज़ों की निर्माण करते हैं, ऐसी बुद्धि को लिए हुए होते हैं, मूर्त बुद्धि को लिए हुए होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा, जो बीने था 1905 में, सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि को एक कॉन्सेप्ट के रूप में परिभाषित किया, यानी कि बुद्धि क्या है वो बताने का प्रयास किया। और उसने बताया कि बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी है, यानी कि बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी है और सभी व्यक्तियों में ये एक कारक एक समान होता है, और यही एक कारक सभी कहीं ना कहीं जो कार्य होते हैं उसमें सहायता प्रदान करते हैं। बाद में 1905 से लेके और कहीं ना कहीं आज आधुनिक समय तक, वर्तमान समय तक कहीं ना कहीं कई प्रकार की बुद्धि की खोजों सिद्धांतों के बारे में रचना की जा चुकी है, जिसमें एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि का त्रियावी सिद्धांत और इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, ये तमाम प्रकार के जो सिद्धांत है उसकी रचना की जा चुकी है। हम लोग अगले वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।